राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 10 के बारे में। आज के वीडियो में हम सिर्फ इसका डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन। बूझू अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हो गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाफ क्यों रहा है। बोझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उससे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, हम श्वसन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? जो सभी जीव होते हैं सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। जैसे एक घर बनता है तो एक एक ईंट जोड़ के बनता है, उसी तरह हमारा शरीर भी कोशिका से बना हुआ है। कोशिका के सूक्ष्म इकाइयों से बना हुआ है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन में जैसा कुछ कार्य को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। कोशिका का क्या क्या कार्य है? पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कार्य। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें कोई हम अगर भोजन कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उससे, और ऊर्जा भी प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले श्वास द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले लेते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस को छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इस वायु में हम जो सांस लेते हैं, सांस द्वारा अंदर ली गई जो वायु होती है उसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यथार्थ यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? प्रत्येक कोशिका में और शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में जो ऑक्सीजन होता है किस में सहायता करती है? भोजन के विखंडन में, तोड़ने में। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। जब भोजन का विखंडन होता है तो उस प्रक्रम में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायु अवशोषण कहलाता है। और वायु श्वसन किसे कहते हैं? जब भी ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वो वायु श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी विखंडन होता है, लेकिन यह प्रक्रम अवायवीय कहलाता है। अगर उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो वायु कहलाएगा, और अगर उसमें अनुपस्थिति है तो अवायवीय कहलाएगा। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ईस्ट जैसे जो अनेक जीव होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं।
ऐसे जीव अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायु जीव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवायु जीव। उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन का जब अनुपस्थिति होता है तो ग्लूकोज किस में बदल जाता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या था बनता था आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, और इसमें क्या बन रहा है? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ईस्ट एक कोशिका जीव है। ईस्ट कैसा जीव है? एक कोशिका जीव। ईस्ट अवायु रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। ईस्ट है अवायु रूप से श्वसन करते हैं, इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायु रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायु श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज पेशी में क्या बनाती है? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशी में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायु रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल, इस प्रक्रम में क्या होता है? समीकरण में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। यही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल का संचयन जो होता है उसमें पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर को मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल में से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम गर्म जल से नहाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का, अगर गर्म तेल से मालिश करते हैं तो हमें थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि उससे रक्त का जो संचरण होता है वो बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पेशी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीजन की जब आपूर्ति बढ़ जाती है तो लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। श्वसन क्रियाकलाप 10.1। इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक शिक्षिका की ही उपस्थिति में करें। अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए, आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाएंगे। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सकें। बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसने तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या फिर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो अंतः श्वसन कहलाता है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं तो उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन प्रयत्न होता रहता है।
कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन, मतलब अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ भी होता है। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगा सकते हैं? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.2। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम शोषण कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतर श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर, श्वसन संख्या मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सारे क्रियाकलाप के बाद हमें भूख लगती है? कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है। कोई भी व्यक्ति अगर विश्राम की अवस्था में है तो कितने बार सांस लेता है? 15 से 18 बार, और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो वो एक मिनट में औसतन 15 से 18 बार अंदर सांस लेता है और बाहर निकालता है, और वही अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर कितना हो जाती है? 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम केवल तेजी से सांस लेते हैं, बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि जब हमें नींद आती है तो या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? जब आप उनिंदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? क्रियाकलाप 10.3। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिए गए क्रियाकलाप को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। चित्र 10.3। विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने में श्वसन दर भिन्न होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है तो उसका श्वसन दर अधिक होगा, और जो एकदम दौड़ रहा है उसका भी अधिक होगा, जो नॉर्मल चल रहा है उसका कम होगा। हम श्वसन कैसे लेते हैं? आइए हम श्वसन की प्रक्रिया विधि जानें। सामान्यतः हम अपने नाखूनों नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वज्र गुहा में स्थित होते हैं। मानव श्वसन तंत्र: पसलियाँ, फेफड़ा, श्वसन नली और ग्रसनी। नासा गुहा जिसे हम सांस लेते हैं, और मुख गुहा जिससे सांस जाती है, फेफड़ा और डायफ्राम। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। वक्ष गुहा क्या होता है? पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्य पट कहलाती है। डायफ्राम क्या होती है? मध्य पट कहलाती है। चित्र में आप देख सकते हैं। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। डायफ्राम का क्या काम है? वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती रहती है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है? पसलियाँ ऊपर उठ जाती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। क्वेश्चन आएगा कि जब हम श्वास लेते हो तो पसलियाँ किधर जाती है और डायफ्राम किसकी ओर गति करती है? तो जब हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर की ओर जाती है
और डायफ्राम नीचे की ओर जाती है। यह गति हमारी वज्र गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर जाती है, डायफ्राम नीचे जाती है और हमारी वज्र गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वज्र गुहा का आयतन कम हो जाता है। जब वो अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है तो वज्र गुहा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है और छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो अपने नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्ति द्वारा अंतर श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। अंतर श्वसन में डायफ्राम की जो स्थिति होती है वो दिखाया गया है और उच्च श्वसन में क्या होता है वो दिखाया गया है। जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो वायु अंदर जाती है। आप अपने आप मतलब खुद करके देख सकते हैं कि अंतर श्वसन करने के टाइम, श्वास लेने के टाइम हमारा वायु जो होता है अंदर जाता है, पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। उच्च श्वसन में क्या होता है कि डायफ्राम पसलियाँ अंदर की ओर गति करती है और डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है और वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है। मानव में श्वसन की क्रियाविधि। अपने शरीर में इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपने हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वज्र गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना वज्र फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है या फिर सकती है। क्यों न आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। क्रियाकलाप 10.4 एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वज्र का माप लीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए और पुनः विस्तारित होने पर वज्र का माप लीजिए। बताइए कि किस सपाटी ने अधिकतम विस्तार दिखाई। हम श्वसन की क्रियाविधि को सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। वज्र के अमाप का मापन। वो जो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। क्रियाकलाप 10.5 प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वायु के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए और बोतल के ढक्कन में ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साकेत सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरोध हो जाए और बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए, गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? श्वसन की क्रियाविधि को दिखाने के लिए प्रतिरूप। प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारे और रबड़ सीट। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। हाँ, बेहतर जीवन के लिए श्वास। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? क्रियाकलाप 10.6 कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बने चूने का पानी डालिए। उच्छ्वसित वायु का चूने के पानी पर प्रभाव। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चित्र 10.8 क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है?
क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतर शोषण अथवा उच्च शोषण करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? अन्य जंतुओं में शोषण। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पंछियों आदि जंतु की वज्र गुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़े जैसे श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। बोझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। अंतःश्वसित वायु और उच्छ्वसित वायु फेफड़े में क्या होता है? 21% ऑक्सीजन और 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड होता है अंतर श्वसित में, जब हम सांस लेते हैं उस टाइम, और जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम होता है 16.4 ऑक्सीजन और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कॉकरोच के जो शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। वातक किसे कहते हैं या फिर श्वास प्रणाली? कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जिसे श्वास प्रणाली या फिर वातक कहते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल क्या होता है? सिर्फ कीट में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केंचुआ। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से शोषण करती है। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है और इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मी होते हैं। जल में शोषण। क्या हम जल में शोषण कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में शोषण कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या फिर गिल पाए जाते हैं। मछलियों में किसके द्वारा सांस लेते हैं? क्लोम या फिर गिल के द्वारा। क्लोम जल में खुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है और क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। मछलियों में श्वसन अंग देख सकते हैं। क्लोम जो बना हुआ है वो जो पंख जैसा रहता है वो होता है उनका क्लोम। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करता है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। मछलियों में क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। बोझो ने दूरदर्शन कार्यक्रम में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हुई ऐसा क्यों करती है? क्या पादप भी शोषण करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए शोषण करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की ही भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मित कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप में अपने पत्ती में अक्सर देखा कि छोटे छोटे रंध्र होते हैं। उसी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र जो रहता है उसी को रंध्र कहते हैं। पहले जानना चाहती है कि क्या भूमिगत होते हुए पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती है? यदि ऐसा है तो किस प्रकार करती है?
पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। चित्र 10.11 में आप देखते हैं कि मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हैं वायु अवकाश मूल रूप मृदा के कण। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो गलने लगता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है और सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायु श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह श्वसन अवायु श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायु श्वसन द्वारा होता है। जब हम अधिक व्यायाम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है तो हम क्या करते हैं तब भोजन का विखंडन अवायु श्वसन द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या श्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वसन के साथ ही अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। अंतः श्वसन के समय क्या होता है? हमारे फेफड़े विस्तारित हो जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। देखते हैं कि जब हम अधिक हार्डवर्क करते हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा श्वसन दर बढ़ जाता है। दौड़ते हैं तो भी श्वसन दर बढ़ता है। गाय भैंस कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुओं में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। केंचुए में गैसों का विनिमय कैसे होता है? उसकी जो त्वचा होती है उसी से होता है। मछलियों में यह क्लोम और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। केंचुए में आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है और मछलियों में क्लोम से होता है और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। इसी के साथ चैप्टर 10 का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पलर करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे।